देश के गंदगी में डूबे हुए इस देश को लूटने वाले कुछ आताताइयों ने, कुछ विदेशी ताकतों ने, कुछ हमारे ही देश के मीर जाफरों जैसे जयचंद लोगों ने उनको जिंदा नहीं रहने दिया और छत्तीसगढ़ में उनका अंतिम व्याख्यान रायपुर में हुआ और वहाँ पर उनको धीमा जहर दिया गया। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी की एकदम आकस्मिक मौत हुई और उनके मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं कराई गई, इस देश में प्रधानमंत्री की हत्या होती है और उस प्रधानमंत्री के लाश की पोस्टमार्टम नहीं होती, उसी प्रकार राजीव दीक्षित की हत्या हुई। एक धीमा जहर देकर उनकी हत्या की गई, जिसकी शिनाख्त आज तक भारत सरकार ने नहीं की, यहाँ तक कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया और उस लाश को जल्दी में हरिद्वार में रामदेव जी के पतंजलि आश्रम में उसको जला दिया गया और वो कहानी वहीं की वहीं दबी रह गई। जब एक नेता अपनी संगठन से टूटता है या किसी संगठन का नेता बीच राह में छोड़कर चला जाता है तो वो संगठन टूट पड़ता है, वो संगठन बिखर जाता है। राजीव दीक्षित जी के द्वारा लगाई गई स्वदेशी की आग में आहुति देने वाले जितने भी वीर योद्धा उनकी सेना में जुड़े हुए थे वो सब टूट गए, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला छूट गया उनसे। हम सब ने बहुत प्रयास किया ये जानने का, ये समझने का कि राजीव भाई के बाद अब कौन जो उनके सपनों को, उनके विचारों को आगे बढ़ा रहा है, उनके उद्देश्यों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। और इस कड़ी में हम सब घूमते घूमते पहुँचे सेवाग्राम, जो कि राजीव जी की कर्मस्थली रही है और आज वर्तमान में उनके परिवार का वर्तमान निवास स्थान भी है सेवाग्राम, जो कि महाराष्ट्र राज्य के वर्धा ज़िले में स्थित है। हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद राजीव जी को और गहराई से जानने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। उनके बचपन से लेकर जवानी तक के उनके सोचने, उनके विचारने की क्षमता को हमने ग्रहण किया और इस काम में मेरा हर कदम पर साथ निभाया मेरे सहयोगी रवि भाई ने और हर जगह मुझे साथ में उन्होंने सहयोग किया। और उस सहयोग को करते करते हम लोगों ने पिछले 6 सालों में इतना जो सीखा है, उन सभी सीखने का निचोड़ एक और एकमात्र यही है जो आज मैं 15 अगस्त 2021 के मौके पर पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। कितनी भी बड़ी बात कर लीजिए, कितने भी बड़े शब्दों में इस बात को घुमा के कह दीजिए, इस बात का अर्थ नहीं बदलने वाला है। और वो बात यही है जो कभी गांधी जी ने कही थी, जो कभी राजीव दीक्षित जी ने कही थी और आज उसी को मैं दोहराता हूँ कि जब अंधकार और गुलामी हमारे इतने गहराई से घेर ले, हमें इतने अपने प्रकोप में डाल ले कि हमें उससे निकलने का कोई साधन ना मिले, तो हमारे पास असहयोग और बहिष्कार नाम का 2 हथियार ऐसा है जिससे हम गुलामी की किसी भी बेड़ियों को काट सकते हैं। ये बात राजीव भाई ने कही थी गांधी जी को कोट करते हुए। मैं राजीव भाई को कोट करते हुए इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमें विदेशी सत्ता और विदेशी विचारधारा का असहयोग और बहिष्कार ही नहीं करना है, बल्कि हमारी स्वदेशी विचारधारा का सहयोग और स्वीकार भी करना पड़ेगा। तभी ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। एक समय था जब ये देश कृषि के मामले में पूरे विश्व में अपनी सर्वोत्तम उपलब्धि रखता था। एक समय था जब ये देश व्यापार के मामले में पूरे देश में अपनी सर्वोत्तम उपलब्धि रखता था। एक समय था जब ये देश सुख समृद्धि संपदा के मामले में पूरे विश्व में अपनी सर्वोत्तम उपलब्धि रखता था। फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकता है, मेरा ये विश्वास है। जो हम स्वदेशी की उस चिंगारी को, उस मसाल को जलाते हुए एक ज्वाला का रूप दे दें और वही ज्वाला हमारे देश को फिर से पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज्य दिलाने वाला एक मंत्र साबित होगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि लोग अपने देश की बनी हुई चीज़ों का, अपने देश के लोगों द्वारा बनाए गए विचारों का, अपने देश में पैदा हुई वस्तुओं का सबसे ज़्यादा उपयोग करें, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो उत्पादन के रूप में हो। अगर आपका कोई साथी, आपका कोई भाई नाई का काम करता है और उसने सैलून खोल रखा है, तो आपको किसी बड़े शोरूम में जाकर अपने बाल कटाने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने उस भाई से जाकर बाल कटाएं जिसकी रोज़ी रोटी आपके पैसों से चलने वाली है। अगर आपका कोई खास, कोई मित्र, कोई सहयोगी किराने की दुकान डाला है तो आपको किसी मॉल में जाके, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट या किसी सुपरमार्केट में जाकर आपको सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उस साथी से, उस भाई से सामान खरीदिए। हाँ, ज़रूर रुपया 2 रुपया आपको ज़्यादा लग जाएगा मार्केट से ख़रीदने में सामान, लेकिन उस सामान को ख़रीदने के बाद जो पैसा आप उसे देंगे उससे उसका परिवार चलेगा, उसके परिवार का भरण पोषण होगा। ये तो बहुत छोटे छोटे 2 उदाहरण हैं कि आप अपने जीवन में उपयोग होने वाली सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखें तो 70% चीज़ें विदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई हैं। अगर उन्हीं 70% चीज़ों को हम स्वदेशी व्यक्तियों द्वारा उत्पादन किया हुआ खरीदें तो हमारे देश का 70% पूंजी जो विदेशी कंपनियां लूट कर लेकर चली जा रही हैं, वो पूंजी हमारे देश में बचेगा और पैसे का ये जो लीकेज हो रहा है, जो बहाव हो रहा है, ये बहाव रुकेगा और देश की मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। और जब देश की मुद्रा का भंडार बढ़ेगा तो वो मुद्रा हम और आप ही आपस में खर्च करेंगे और उसी खर्च से फिर ये देश तैयार होगा, खड़ा होगा और एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया, अपने प्राणों का आहुति दिया, न्यौछावर कर दिया देश के लिए। उनका बलिदान यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि राजीव भाई ये भी कहा करते थे कि भारत भूमि जहाँ पर 16 प्रकार की जलवायु, 6 प्रकार की ऋतुएँ, 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हों, वो पृथ्वी कभी निपूती नहीं हो सकती, कभी बांझ नहीं हो सकती। जिस देश में पत्थर पर भी पीपल और बरगद उग जाते हैं, इतनी महत्वता है मिट्टी में, उस मिट्टी में कभी भी इतनी कमी नहीं आ सकती कि इस देश को वीर विहीन कर दे। जब जब ज़रूरत पड़ी है, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, महाराणा प्रताप आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, भगत सिंह आए हैं, राजीव दीक्षित जी आए हैं और मेरे आप जैसे लोग भी आए हैं जो आज यहाँ बैठे हैं, जिनके मन में इतनी तो भावना है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। तो ये देश वीरों का देश रहा है। ज़रूरत पड़ने पर फिर ये धरती एक करवट लेगी और सैकड़ों योद्धा पैदा कर देगी और हज़ारों दुष्कर्मियों को मार डालेगी केवल एक सांस में। उससे हमें भयभीत नहीं होना है, सिर्फ हमें हमारी अंतःकरण से, अपनी अंतः आत्मा से, शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से इस राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। क्योंकि ये संस्था स्वदेशी शंखनाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करने का काम नहीं कर रही है। ये राष्ट्र को समर्पित संस्था है जो कि राष्ट्र को निर्माण करने में एक अपना योगदान दे रही है, जिसमें भारत के सभी लोगों का खुले मन से स्वागत है जिनके मन में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम है। ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। ठीक है।